प्रिय विद्यार्थियों, आज हम ये पार्ट थर्ड के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट के पाठ्यक्रम की बात करेंगे। जैसा कि कल हमने आपको बताया था, ये पार्ट फर्स्ट पेपर के अंतर्गत जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 3 विचारकों को सम्मिलित किया गया है: कार्ल मार्क्स, इमैनुएल दुर्खेम और मैक्स वेबर। कार्ल मार्क्स के योगदान के अंतर्गत इस पाठ्यक्रम में आगे द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और वर्ग संघर्ष की चर्चा हम करेंगे। और पिछली क्लास में हम ये बात कर रहे थे कि कार्ल मार्क्स की जब जब चर्चा होगी तब तक एक बात उभर कर आएगी और यह बात हमको अपने मानस पटल पर ठीक से बिठा लेनी चाहिए कि जब जब कार्ल मार्क्स का चर्चा होगा तब तक वर्ग की बात होगी, वर्ग संघर्ष की बात होगी, क्रांति की बात होगी, सामाजिक परिवर्तन की बात होगी, शोषक की बात होगी, शोषित की बात होगी। क्योंकि जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे, कार्ल मार्क्स उग्र विचारों के धनी रहे हैं और उनके जो जीवन काल में अनेक घटनाएं ऐसी घटित हुई थी जिन घटनाओं ने कार्ल मार्क्स को झकझोर दिया था और उन घटनाओं का प्रभाव जो है मार्क्स के विचारों पर पड़ा और उन्हीं विचारों से प्रभावित होकर कार्ल मार्क्स ने अपने विचार प्रकट किए। कल हम कार्ल मार्क्स के लाइफ स्केच या उनके जीवन परिचय की बात कर रहे थे, जिसमें आपको बताया गया कि 1818 में कार्ल मार्क्स पैदा हुए थे और 1883 तक का उनका जीवन चक्र था। इस जीवन काल में चूंकि उन्होंने अनेक योगदान समाजशास्त्र में दिए हैं अपने विचारों के, जिसमें हम बात कर रहे थे उनके मित्र के साथ उन्होंने कुछ रचनाएं लिखी थी। जैसे हम लोग बात करें जर्मन आइडियोलॉजी, उन्होंने अपने मित्र एंजल्स के साथ मिलकर लिखी थी। उसी के साथ साथ दास कैपिटल है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, जर्मन आइडियोलॉजी है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है। ये काफ़ी रचनाएं जो कि विश्व प्रसिद्ध उनकी रही। उनके अंतर्गत जो एक महत्वपूर्ण समाजशास्त्र को कार्ल मार्क्स का योगदान है वह है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। लेकिन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने से पहले हमको एक बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए, ये जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का उनका जो सिद्धांत है, उनकी जो विचारधारा है, वह हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद से प्रभावित है। इसलिए कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने से पहले हमको हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद को समझ लेना जरूरी है। हीगल के जो विचार थे वे द्वंद्वात्मक आत्मवाद के नाम से जाने जाते हैं, जिनको आगे जाकर कार्ल मार्क्स ने सिरे से खारिज किया। यूं तो उन्होंने हीगल के विचारों को खारिज किया, लेकिन मूल रूप में अगर हम देखें तो हीगल का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो हीगल के द्वंद्ववाद से ही उभर कर आया है। हीगल का द्वंद्वात्मक आत्मवाद क्या है उसके बारे में हम पहले चर्चा करें। हीगल ने अपने जो विचार प्रकट किए थे वो विचार आत्मा से संबंधित विचार थे। हीगल का यह कहना है कि जो भौतिक वस्तुएं हैं जैसे प्रकृति है वो आत्मा के विकार हैं, यानी कि आत्मा से प्रेरित है। हीगल ने कहा कि जो जितने भी दुनिया में जितने भी भौतिक वस्तुएं हैं, यहाँ तक की जो प्रकृति है, वो मानव के या मनुष्य के आत्मा के विकार हैं, यानी कि आत्मा से निकल कर आते हैं। इन विचारों को कार्ल मार्क्स ने आगे जाकर परिवर्तित करने से तात्पर्य आगे जाकर उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। और जैसा कि हीगल का द्वंद्वात्मक आत्मवाद विचारों पर आधारित है, दोनों मस्तिष्क पर आधारित है, उस हीगल के आत्मवाद को उन्होंने आगे जाकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद नाम दे दिया और उन्होंने हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद को भौतिक स्वरूप पर लागू किया, प्रकृति पर लागू किया, समाज पर लागू किया। जैसा कि उन्होंने कहा, एक तरफ तो हीगल कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी भौतिक वस्तुएं हैं, यहाँ तक की जो प्रकृति है, वो मनुष्य के आत्मा के विकार है, आत्मा से पैदा होते हैं। इसके ठीक विपरीत कार्ल मार्क्स ने जो विचार प्रकट किए, उनका ये कहना था कि जिसको हम लोग
मन कहते हैं, विचार कहते हैं, आत्मा कहते हैं, वो भौतिक शरीर के ही अंग है, भौतिक शरीर से ही निकल कर आए हैं। इस प्रकार जहां एक तरफ हीगल का द्वंद्वात्मक एक प्रकार से काल्पनिक प्रतीत होता है, आत्मा से प्रभावित है, विचारों से प्रभावित है, मनोमस्तिष्क से प्रभावित है, उसके ठीक विपरीत कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है वो कल्पना पर आधारित नहीं है, आत्मा पर आधारित नहीं, विचारों पर आधारित नहीं है, बल्कि वो उसका भौतिक स्वरूप है जिसको उन्होंने समाज पर लागू किया। और हीगल का जो द्वंद्वात्मक आत्मा था जो कि काल्पनिक प्रतीत होता था, आत्मा से संबंधित प्रतीत होता था, उनका भौतिक स्वरूप कार्ल मार्क्स ने समाज पर लागू किया और उनका जो है ये जो भौतिकवाद है वो पूरी तरह से समाज पर लागू हुआ। इस प्रकार कार्ल मार्क्स ने हीगल की आलोचना की, जैसा कि उन्होंने अपनी पुस्तक जो उन्होंने उनकी पुस्तक थी दास कैपिटल, इसमें उसका उल्लेख भी किया है। उनका कहना था कि हीगल का जो द्वंद्ववाद है जो कि मन पर आधारित है उसकी उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और आलोचना की कि हीगल का द्वंद्ववाद जो कि सिर के बल खड़ा था, सिर के बल से तात्पर्य मन पर आधारित था, विचार पर आधारित था, मस्तिष्क पर आधारित था या काल्पनिक प्रतीत होता था। जो हीगल का जो द्वंद्ववाद है जो कि सिरे के बल खड़ा था उसको मैंने पैरों के बल खड़ा कर दिया, यानी कि जो उल्टा था उसको सीधा कर दिया। पैरों के बल खड़ा करने से तात्पर्य है कि उसका भौतिक स्वरूप कार्ल मार्क्स निखार कर लाए और उन्होंने भौतिक वस्तुओं पर लागू किया और समाज पर लागू किया। इस प्रकार से हीगल से ही द्वंद्ववाद का निकल कर आया, लेकिन उनका भौतिक स्वरूप कार्ल मार्क्स ने प्रस्तुत किया है। तो कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद समझने से पहले हमको कुछ जानकारी हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद के बारे में भी होनी चाहिए, जिसका के जिक्र अभी हमने आपके सामने किया है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझने से पहले हमको द्वंद्ववाद को समझना पड़ेगा या द्वंद्व क्या है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम इसकी शाब्दिक अर्थ की व्याख्या नहीं करेंगे तब तक हम द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को समझ नहीं पाएंगे। द्वंद्व एक यूनानी वर्ड डायलेगो से बना है, जिसका मतलब होता है तर्क वितर्क करना, संवाद करना या आमने सामने बैठकर बातचीत करना। ये द्वंद्व जो हिंदी का वर्ड है जो कि यूनानी शब्द डायलेगो से निकल कर आया, जिसको हम लोग तर्क वितर्क और संवाद कह सकते हैं, इसको अंग्रेजी में डायलेक्टिक कहा गया है। डायलेक्टिक जिसको जो कि हिंदी शब्द द्वंद्व को अंग्रेजी में रूपांतरित, मूल रूप में द्वंद्व या जो द्वंद्व है वो यूनानी शब्द डायलॉग से बना है, जिसका अर्थ तर्क वितर्क करना और संवाद करना या आमने सामने बैठकर बात करना, और इसको अंग्रेजी में डायलेक्टिक कहा जाता है, जिसको हमने कहा कि द्वंद्व कैसे। द्वंद्व या डायलेक्टिक का मतलब परस्पर विरोधों में परस्पर विरोध है। द्वंद्व का मतलब है परस्पर वस्तु में या परस्पर पदार्थ में एक दूसरे में द्वंद्व होना, विरोध होना। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं जैसे एक चुंबक होता है। कार्ल मार्क्स का कहना है कि प्रत्येक वस्तु में दो विरोधी ताकतें काम करती हैं, दो विरोधी शक्तियां काम करती हैं, जिसके कारण उस वस्तु का अस्तित्व बना रहता है। प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक भौतिक वस्तु में दो विरोधी ताकतें काम करती हैं, दो विरोधी शक्तियां काम करती हैं, और उन विरोधी ताकतों के कारण ही, उन विरोधी शक्तियों के कारण ही उस वस्तु का अस्तित्व बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल कोई चुंबक होता है, चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल से तात्पर्य कि चुंबक के जो उत्तरी ध्रुव है उससे चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं और उसको इस दिशा में खींचती है। जो साउथ पोल है या दक्षिणी ध्रुव है उसका, उससे जो चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं वो इस दिशा में जाती है। इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि इस चुंबक को जब विरोधी ताकतें एक दूसरे को, विरोधी ताकतें अलग अलग दिशाओं में इसको खींच रही है, तो इसका मतलब चुंबक को टूट जाना चाहिए था। मान लीजिए चुंबक के हम पोल टुकड़े करते हैं,
इस चुंबक को टूट जाना चाहिए था, लेकिन ये चुंबक टूटती नहीं है। इसका कारण यह है कि ये जो विरोधी ताकतें हैं, इन विरोधी ताकतों के कारण इस चुंबक का अस्तित्व है। हम इसको इस ढंग से भी देख सकते हैं कि मान लीजिए चुंबक के और टुकड़े कर दिए, तो इस चुंबक में कितने हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल होंगे, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव होंगे। फिर इसकी चुंबकीय रेखाएं इधर जाएंगी, इसकी चुंबकीय रेखाएं इधर जाएंगी, इसकी चुंबकीय रेखाएं इधर जाएंगी, इसकी चुंबकीय रेखाएं इधर जाएंगी। लेकिन यह चुंबक का टुकड़ा टूटता नहीं है। उसका कारण यह है कि ये चुंबकीय रेखाएं एक निश्चित क्षेत्र तक एक दूसरे को विरोधी दिशा में भेजते हैं। उसके पश्चात ये नॉर्थ पोल से निकलने वाली जो चुंबकीय रेखाएं हैं, एक चुंबकीय क्षेत्र, निर्धारित चुंबकीय क्षेत्र तक जाने के पश्चात ये पुनः लौटकर आती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करता है। ठीक इसी प्रकार से जो चुंबक के दक्षिण ध्रुव से जो चुंबकीय रेखाएं निकलती है, वो दक्षिण ध्रुव से निकलकर एक निश्चित चुंबकीय क्षेत्र तक जाने के पश्चात वो उत्तरी ध्रुव में जाकर प्रवेश कर जाती है। इस प्रकार ये चुंबकीय रेखाएं निकलती रहती हैं और एक दूसरे पोल में शामिल होती रहती है। यह जो चुंबकीय रेखाएं एक निश्चित सीमा तक काम करती हैं, उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं, जिसके कारण इस चुंबक का अस्तित्व बना रहता है। तो कार्ल मार्क्स का कहना है कि जिस प्रकार से ये चुंबक टूटता नहीं है विरोधी ताकतों के परिणाम स्वरूप भी, उसी प्रकार से समाज में भी सदैव तो विरोधी स्वार्थों के परिणाम स्वरूप सदैव तो विरोधी ताकतें काम करती रहती है और उस विरोधी ताकतों के कारण ही उस उस समाज का अस्तित्व बना रहता है। आगे हम बात करें, चूंकि हीगल की आलोचना कार्ल मार्क्स कर चुके हैं, जैसा कि उन्होंने अपने पुस्तक दास कैपिटल में कहा कि हीगल का जो द्वंद्ववाद था, द्वंद्वात्मक आत्मवाद था, जो कि मन पर आधारित था, विचारों पर आधारित था, मस्तिष्क पर आधारित था, कल्पना पर आधारित था, जो कि सिर के बल खड़ा था, मैंने उसको पैरों के बल खड़ा कर दिया और जिसको उन्होंने नाम दिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। जैसा कि कार्ल मार्क्स ने कहा है कि मार्क्स का दर्शन हीगल के दर्शन का एक विपरीत रूप है। दास कैपिटल की भूमिका में मार्क्स ने स्वयं लिखा है कि मैंने हीगल के द्वंद्ववाद को, जो कि सिर के बल खड़ा था, मैंने उसे पैरों के बल खड़ा कर दिया। यदि आप रहस्य में खोलने से तात्विक सार्थक को ढूंढ निकालना चाहते हैं, तो आपको उसे यानी कि हीगल के द्वंद्ववाद को बिल्कुल उलट देना होगा, तभी हम तात्विक सार्थक को ढूंढ निकाल सकते हैं। इस प्रकार द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत ऐतिहासिक विकास के सामान्य नियमों का प्रतिपादन करता है। यह डायलेक्टिक्स या द्वंद्व की शाब्दिक व्याख्या होगी। इसके पश्चात जो हीगल का द्वंद्ववाद है, उसको भी हमको थोड़ा सा विस्तार से समझ लेना चाहिए। अभी मोटे मोटे तौर पर हमने इसको व्याख्या किया। हीगल का कहना है कि प्रत्येक विचार के विरुद्ध एक विचार होता है। हीगल कहते हैं संसार में प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु आवश्यक होती है। प्रत्येक संसार में प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु अवश्य होती है। पहले वाद होता है, उस वाद के प्रतिवाद स्वरूप, उसके विरोध स्वरूप प्रतिवाद खड़ा होता है और ये वाद और प्रतिवाद दोनों मिलकर संवाद बनाते हैं, जो कि एक नई स्थिति होती है। हम आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं कि एक वाद होता है। अभी हम हीगल के द्वंद्ववाद की बात करें कि मनुष्य के मस्तिष्क में एक विचार आता है, उस विचार को उन्होंने वाद कहा है। उस विचार के विरोध स्वरूप एक दूसरा विचार खड़ा होता है, जैसा कि हम लोग बात करते हैं डायलॉग की। डायलॉग का मतलब वाद और प्रतिवाद करना है, संवाद करना है, डायलॉग करना है। तो हीगल का कहना है कि मनुष्य के मस्तिष्क में एक विचार पैदा होता है, उस विचार के विरोध में एक दूसरा विचार खड़ा होता है, जिसको हीगल ने प्रतिवाद कहा है। इसको थीसिस, एंटीथीसिस कह सकते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क में एक विचार पैदा हुआ, उस विचार के विरोध स्वरूप दूसरा विचार पैदा हुआ, जिसको उन्होंने प्रतिवाद कहा। वाद और प्रतिवाद। हीगल का कहना है कि ये दोनों वाद और प्रतिवाद मिलकर आगे जाके एक दूसरे में समा जाते हैं और उसको उन्होंने संवाद कहा है। अंग्रेजी में इसको सिंथेसिस कहते हैं। इस प्रकार हीगल का द्वंद्ववाद वाद, प्रतिवाद और संवाद से मिलकर बना होता है। हीगल आगे जाके कहते हैं कि जो संवाद की स्थिति होती है,
ये ज्यादा लंबे समय तक टिके रहने वाली स्थिति नहीं होती है, या इसका अस्तित्व ज्यादा लंबे समय तक नहीं होता है, इस तरह स्थिति नहीं होती है। वह संवाद पुनः वाद और प्रतिवाद में खंडित हो जाता है, और वाद और प्रतिवाद दोनों पुनः मिलकर संवाद का निर्माण करते हैं। हेगल कहते हैं कि यह जो संवाद है, इसके पश्चात जो वाद और प्रतिवाद निकलते हैं और पुनः संवाद बनाते हैं, ये स्थिति पहले वाली स्थिति से बेहतर स्थिति होती है, पहले वाली स्थिति से अच्छी स्थिति। इस प्रकार वाद और प्रतिवाद मिलकर संवाद बनाते हैं। थीसिस और एंटीथीसिस मिलकर जब दोनों एक दूसरे में समावेश हो जाते हैं, सिंथेसिस बन जाता है। सिंथेसिस की स्थिति ज्यादा लंबे समय तक ना रहकर उन्हें खंडों में विभक्त होती है, और वो वाद और प्रतिवाद में डिवाइड होकर उन्हें संवाद की स्थिति बन जाती है। कहने का तात्पर्य, एक स्थिति किसी समय पर होती है, वो ज्यादा लंबे समय तक टिकी ना होकर उसमें कुछ ऐसे कारण पैदा हो जाते हैं कि वो स्थिति पुनः खंडों में विभक्त हो जाती है, और नई स्थिति का जन्म होता है। जो नई स्थिति है वो पहले वाली स्थिति से अच्छी या बेहतर स्थिति मानी जाती है। चूंकि हेगल का जो द्वंद्ववाद है वो दार्शनिक प्रणाली, आत्मवादी, आदर्शवादी या भाववादी है। हेगल का विश्वास है कि प्रकृति और समाज का विकास निरपेक्ष विचार से ही शासित होता है। हेगल ने प्रत्येक चीज को उलट पुलट कर दिया, यथार्थ विकास के स्थान पर विचार के आत्मविकास को, और वस्तुओं के द्वंद्ववाद के स्थान पर विचारों के द्वंद्ववाद को बैठा गया है, जिसको आगे जाकर कार्ल मार्क्स ने उलट दिया, या यूं कहो कि हेगल के द्वारा दिए गए द्वंद्ववाद को उन्होंने उलट दिया, या अपनी तरफ से एक नया विचार पैदा किया, जिसको कि उन्होंने आगे जाकर द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा। इस प्रकार कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्ववाद है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वो हेगल के द्वंद्ववाद या द्वंद्वात्मक आत्मवाद से प्रेरित है, जिसका कोई उन्होंने विभिन्न समाजों का जब अध्ययन किया, कार्ल मार्क्स ने एक बात तो स्वीकार की कि हेगल का जो द्वंद्ववाद है वो विकास के कालक्रम को तो दर्शाता है। हेगल ने जो अपना द्वंद्ववाद प्रस्तुत किया, वो द्वंद्ववाद विकास के क्रम को तो दर्शाता है, लेकिन हेगल ने उन्हीं चीजों की अवहेलना कर दी, उन्हीं परिस्थितियों का अवहेलना कर दी जिसमें वह स्वयं हेगल रहे थे। इसलिए ये आलोचना के शिकार हुए, और इन्हीं विचारों को, जो कि वाद प्रतिवाद और समाज का विचार है, इन्हीं विचारों को कार्ल मार्क्स ने विभिन्न समाजों पर लागू किया, और इस बात को स्वीकार किया कि आज हम समाज के जिस स्तर पर हैं, प्रारंभ से इस स्तर पर नहीं है। हम विभिन्न कालक्रम से आते हुए अगर हम इतिहास उठाकर देखें, तो प्रारंभिक समाज, जो कि हम लोग, जिसको भी हम आदिम समाज कहते हैं, ट्राइबल सोसाइटी या प्रिमिटिव सोसाइटीज कहते थे, उन समाजों में ऐसी स्थिति नहीं थी जैसी स्थिति आज है। क्योंकि प्रत्येक समाज में कार्ल मार्क्स का जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, हम कल भी चर्चा कर रहे थे, आगे जब वर्ग संघर्ष का सिद्धांत की चर्चा करेंगे तब भी चर्चा करेंगे कि प्रत्येक समाज दो खंडों में विभाजित हो जाता है, और वे दो खंड विरोधी स्वार्थों से ग्रसित होते हैं। वाद और प्रतिवाद की बात करें तो हम इसको समाज पर कार्ल मार्क्स ने जो लागू किया वो इस प्रकार से किया कि प्रत्येक समाज दो खंडों में विभाजित हो जाता है अपने अपने स्वार्थों को लेकर। आप इसको वाद कह सकते हैं, इसको प्रतिवाद कह सकते हैं, ठीक है। और इन विरोधों के परिणाम स्वरूप, विरोधी स्वार्थों के परिणाम स्वरूप, ये दोनों वर्ग जो है उनमें संघर्ष होता है, और यह संघर्ष होने के पश्चात, जिसको कि कार्ल मार्क्स सर्वहारा के अधिनायकवाद की स्थिति कहते हैं, कि ये दोनों वर्ग समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि वाद और संवाद समाप्त हो गए, और उन्होंने वाद और प्रतिवाद समाप्त हो गए, उन्होंने संवाद की स्थिति बना ली। तो ये जो वर्ग है, दो वर्ग, ये आपस में संघर्ष करने के पश्चात कार्ल मार्क्स का कहना है कि सर्वहारा के अधिनायकवाद की स्थिति आती है, और एक वर्ग विहीन समाज या क्लासलेस सोसाइटी बन जाती है, जिसको वे साम्यवाद या समाजवादी समाज। इस प्रकार जो कार्ल मार्क्स का वर्ग संघर्ष का सिद्धांत है, वह भी द्वंद्वात्मक प्रणाली पर आधारित है, जबकि उन्होंने हेगल से लिया। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इसका भौतिक स्वरूप कार्ल मार्क्स ने प्रकट किया है, इसको उन्होंने प्रकृति पर लागू किया है, इसको उन्होंने विभिन्न समाजों पर लागू किया है, कि हम लोग प्रारंभ से लेकर आज तक इस स्थिति में पहुंचे हैं, यूं ही नहीं पहुंचे हैं, क्योंकि विभिन्न समाजों में किसी न किसी बात को लेकर विरोधी गुट बन जाते हैं, और विरोधी गुटों में टकराहट होती है, संघर्ष होता है, टकराहट के परिणाम एक नया समाज बनकर आता है। तो इस प्रकार से कार्ल मार्क्स का जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है, वो मूल रूप में तो द्वंद्वात्मक प्रणाली पर आधारित है,
लेकिन क्योंकि हिगल का द्वंद्वात्मक एक काल्पनिक द्वंद्वाद लग रहा था, एक मन और मस्तिष्क पर आधारित लग रहा था, आत्मा पर आधारित लग रहा था, उसी मन मस्तिष्क की बात की आलोचना करते हुए, आत्मा की बात करते हुए कार्ल मार्क्स ने इस द्वंद्ववाद को समाज पर लागू किया और समाज पर यह सटीक रूप से लागू हुआ और इसने काफी प्रसिद्धि हासिल की। और अगर हम देखें तो इतिहास उठाकर देख लीजिए कि कहीं पर भी ऐसी स्थिति नहीं है जहां पर हमको लगता है कि कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक प्रणाली समाज पर आधारित नहीं है, क्योंकि जो वर्ग और वर्ग संघर्ष की जो बात करते हैं वो पूरी तरह से द्वंद्वात्मक प्रणाली पर आधारित है। तो ये कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का एक प्रारंभिक परिचय था, हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद का एक प्रारंभिक परिचय था, जिसकी जानकारी प्रत्येक समाजशास्त्र के विद्यार्थी को होनी चाहिए। क्योंकि कार्ल मार्क्स अपने विचारों में जहां पर भी हम कार्ल मार्क्स के विचारों को पढ़ते हैं या जहां पर भी कार्ल मार्क्स के विचार हमको लागू हुए प्रतीत होते हैं, वहां पर अगर हम गहराई से देखें तो वहां पर द्वंद्वात्मक प्रणाली हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। ये द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और हीगल के द्वंद्वात्मक आत्मवाद और कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का एक प्रारंभिक परिचय था। विस्तार में हम अगली क्लास में इसकी चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।